नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। यूपी स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे दिसंबर मंथ 2023 का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। आरओ का एग्जाम आने वाला है, तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में लिख करके बताइए। देश का सवा स्मार्ट सिटी कौन सा था? किस योजना ने JNNURM योजना का स्थान लिया था और कब? भारत का प्रथम अमृत सरोवर कहां पर स्थापित किया गया था? भारतीय रेल द्वारा प्रथम सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया गया था? उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे शुरुआत में। सबसे पहले अगर हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा अवार्ड्स दिए गए थे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों। नेशनल अवार्ड्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी दिव्यांग जन सशक्तिकरण के क्षेत्र में करीब मैंने बताया था 40 पुरस्कार दिए गए थे अलग अलग श्रेणियों में। तो उत्तर प्रदेश से तेजवीर को, गौतम बुद्ध नगर से जो है अभिनव चौधरी को, और दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी जो कानपुर से है, इन मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। गौतम बुद्ध नगर के तेजवीर सिंह को सम्मानित किया गया है इसमें श्रेष्ठ दिव्यांग जन की श्रेणी में, और गाजियाबाद के अभिनव चौधरी को कला और संस्कृति और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कानपुर स्थित एक एनजीओ है दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी, इसके द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देने के लिए पुनर्वास पेशेवरों के विकास में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ संगठन की कैटेगरी में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए पुरस्कार ये दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड था, बस यही एक था। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिफेंस सेक्शन पे। अयोध्या में डिफेंस सेक्टर एक्सपैंड करना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। ब्रिटेन की एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रफलगर स्क्वायर कैपिटल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस निर्माण की इकाइयां लगाने के लिए यहाँ पे बातचीत चल रही है। 75,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो जब आएगा तो हम इसको फाइनलाइज करेंगे, लेकिन अभी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या में डिफेंस सेक्टर को एक्सपैंड करने को लेकर विचार किया जा रहा है। स्पोर्ट्स इवेंट्स में अगर हम दिसंबर में देखें तो उत्तर प्रदेश रूरल स्पोर्ट्स लीग, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी, और एक कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ स्पेशल स्पोर्ट्स यहाँ पे नामित किए गए थे जिनको प्रमोट करना था। तो किस जिले के लिए कौन सा स्पोर्ट्स है, थोड़ा सा आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे रेसलिंग के लिए कई सारे जिले हैं, एथलेटिक्स के लिए भी कई सारे जिले हैं, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो एक जिले में एक ही जिनको असाइन किया गया है। जैसे पीलीभीत स्विमिंग के लिए, फुटबॉल के लिए हाथरस, और आर्चरी के लिए सोनभद्र ललितपुर, बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर कुशीनगर, वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्जापुर बिजनौर, टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर, बैडमिंटन के लिए अलीगढ़ गौतम बुद्ध नगर, शूटिंग के लिए बांदा, और कबड्डी के लिए कन्नौज प्रयागराज, मतलब कबड्डी के लिए कन्नौज और लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज। तो ये आप ध्यान रखिएगा, खासकर जो जिस मतलब जिले में एक ही या 2 स्पोर्ट्स आए हैं उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। मैचिंग में लगाने को आने की संभावना बन रही है कि एक तरफ जिला दिया होगा और एक तरफ उस जिले का स्पोर्ट, जिसको असाइन किया गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट योजना के तहत। अभी एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था आपका 17 दिसंबर 2023 को। उसमें पूछा मध्य प्रदेश
राजनीति और योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक सुधार देखा गया था। जब मैंने इस पे ज़्यादा रिसर्च की तो देखा कि उनके नीति आयोग या योजना आयोग ने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है। नीति आयोग का जो MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया था जुलाई मंथ में, उसी का डेटा लेकर के इसमें पूछा है सर्वाधिक कमी कहाँ पे दर्ज की गई, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ही इतना डिटेल डेटा हर राज्य और हर जिले का आया है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम उत्तर प्रदेश का भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले ने बहुआयामी गरीबी में सर्वाधिक सुधार किया है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसी की PDF है MPI प्रोग्रेस रिव्यू की। इसमें सारे राज्यों का इन्होंने दिया है कि NFHS 4 की अवधि जो है 2015-16 और 2019 से 21 की, NFHS 5 की तो कितना यहाँ पे सुधार हुआ है और किस जिले में। अगर पूछे कि सर्वाधिक सुधार कहाँ पे देखने को मिल रहा है, सर्वाधिक सुधार इस तरीके से इन्होंने देखा है कि जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो मल्टी डायमेंशनली पुअर थी उसमें घटोतरी कितनी हुई है इन 4 वर्षों में। तो सर्वाधिक घटोतरी यानी कि -29.64 पीपल या परसेंटेज ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर कम हुए हैं महाराजगंज में। तो महाराजगंज में सर्वाधिक गरीबी कम हुई है, फिर गोंडा में, फिर बलरामपुर में, फिर कौशाम्बी में, फिर खीरी में, ठीक है, फिर श्रावस्ती में। तो इस तरीके से क्रम भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए क्रम से लगाने को आ जाए कि आप क्रम से लगाइए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कि सर्वाधिक कहाँ पे कम हुई है, फिर बाद में कहाँ, फिर बाद में। तो महाराजगंज पहले, फिर गोंडा, फिर बलरामपुर और फिर यहाँ पे कौशाम्बी और खीरी। इस तरीके से आप क्रम ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक कम कमी कहाँ पे देखी गई, ऑब्वियसली गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि इतनी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वहाँ थी ही नहीं पहले से। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराजगंज। महाराजगंज के बाद यहाँ पे सबसे कम गरीबी हुई है गोंडा में, और फिर यहाँ पे जैसे हमने बताया क्रम से। समिट्स इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस पे तो काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण ये वाराणसी में हुआ, और पिछले साल 2022 के दिसंबर में भी वाराणसी में हुआ था पहला चरण, ये ध्यान रखिएगा। पहला चरण भी वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखना है। और 1400 लोगों को 7 समूह में इसमें बांटा गया, और 7 समूह का नाम एक पवित्र नदी के नाम पर रखा गया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी। और प्रधानमंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसका अनुवाद किया गया था तमिल में AI टूल भाषणी से। कार्यान्वयन एजेंसी 2 है इसमें, IIT मद्रास है और BHU जो वाराणसी है वहाँ वो है उत्तर प्रदेश की। नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में इनवाइट किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। वो जो पार्टिसिपेट करेंगे 2024 में, तो उत्तर प्रदेश से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बायोनेचर कॉन या बायोनेचर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी बायोनेचर कॉन या बायोनेचर कॉन्फ्रेंस। इनमें यहाँ पर 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया था, प्राचीन भारत के राज्य कर्मचारी और नाथ पंथ वर्तमान उपादेयता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। आ जाएंगे रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो अभी हाल में शुरू किया गया 2023 में, इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग आ गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये कब शुरू किया गया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 2018 जनवरी में। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में रैंकिंग में शीर्ष ब्लॉक जिसको नाम दिया गया कुमरम भीम ब्लॉक तमिलनाडु से पहला, कौशाम्बी ब्लॉक जो है उत्तर प्रदेश से, इसको ओवरऑल इंडिया में 2nd स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो एस्पिरेशनल ब्लॉक की रैंकिंग जोन वाइज आई है। तो जोन 2 जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक ने पहला और गाजीपुर जिले के विरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है जोन 2 में। अगर बात करें, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ओवरऑल इंडिया में कौशाम्बी का ब्लॉक जो है ये 2nd पे आता है। ओवरऑल वाली रैंकिंग ही यहाँ पे मेजर ध्यान रखिएगा, जोन वाइज रैंकिंग पूछे जाने की संभावना कम है। NCRB ने भी एक रिकॉर्ड जारी किया, जैसे कई रिकॉर्ड्स आते रहते हैं NCRB के कि किस तरीके के अपराधों में कौन सा राज्य किस नंबर पे है। तो उत्तर प्रदेश पिछले 3 वर्षों में अपहरण और अपावर्तन यानी कि जबरन बंधक बनाने की या फिर भगा ले जाने की जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस डेटा का कहीं प्रीलिम्स में नहीं काम पड़ेगा, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उत्तर प्रदेश में लिखेंगे तो ये आप आंकड़े मेंशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात तो तय है कि जैसे यहाँ पे कई सारे आंकड़े आएंगे आपको कि क्राइम सुलझाए जा रहे हैं, कन्विक्ट किया जा रहा है लोगों को, लेकिन उतने ही अपराध भी हो रहे हैं। तो इसका एक बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ सेक्शन पे आ जाएंगे। MCQ सबसे पहला है 2 स्टेटमेंट वाला। इसमें कहा गया है कि सुहाग नगरी कहे जाने वाले फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किए जाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। तो फिरोजाबाद को अपने कांच की चूड़ी के उद्योग के कारण और किस नाम से जानते हैं, सुहाग नगरी। ठीक है, ये आ चुका है कई बार UPSSC के एग्जाम्स में। सेकंड स्टेटमेंट इसकी ज्योग्राफी से एसोसिएटेड कि फिरोजाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें C, बोथ 1 and 2 करेक्ट, C।
अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत एक अभियान चलाया गया था जिसमें 10 वर्षीय छात्रा वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर एक दिन के लिए बनाया गया था। तो कई सारे ऐसे इनिशिएटिव आपने देखा होगा जिसमें स्टूडेंट बच्चों को एक दिन का ऑफिसर बनाते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया गया था गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर बी गोंडा। तो उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के बारे में क्या सही? 9 नवंबर 2023 को विधानमंडल से पारित किए जाने के संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। और फाइनली ये एक्ट कब बना, ये बहुत जरूरी है। फाइनली ये एक्ट बना था 7 दिसंबर 2023 को। राज्यपाल ने संस्तुति दी थी और इस तरीके से उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में छपा था कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम को अनुमोदित किया गया था, या फिर इसमें जो है 7 दिसंबर 2023 को ये एक्ट या ये बिल फाइनली एक्ट में परिवर्तित हुआ, क्योंकि गवर्नर ने इसी तारीख को अपना एसेंट या फिर अनुमति दी थी। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि ये कब से लागू होगा उत्तर प्रदेश में, जब अधिनियमित किया जाए या फिर जब सूचना प्रकाशित की जाए राज्य सरकार के द्वारा। इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जाएगा। और इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त या नाम निर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ इसका अध्यक्ष बनेगा। 25 दिसंबर 2023 को गुड गवर्नेंस डे के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किन 2 शहरों के बीच राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की थी? तो आगरा जिले के बटेश्वर से मथुरा जिले के गोवर्धन तक ये इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस ये शुरू की गई थी। मतलब 2 जिलों के बीच पहली बार उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई, आगरा से मथुरा के बीच, ऑप्शन नंबर ए। 23 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सही है। फिर अविनाश वरुण नामक स्टूडेंट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर के, इन्होंने ग्रीन लैंड माइन अलार्म डिवाइस बनाई है, जिससे कि एनिमल से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके, जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर डी। आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं यानी चीफ सेक्रेटरी हैं, इनको कितने ड्यूरेशन का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है? तो सर्विस एक्सटेंशन इनका अप्रूव किया गया है 6 महीने के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उमराहा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया? स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन स्वयं पीएम जी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, नरेंद्र मोदी। अयोध्या जंक्शन और एयरपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है बताना है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो बदल करके रखने का फैसला किया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम, तो ये नाम रहेगा एयरपोर्ट का। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर सही हो जाएगा इसमें सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। दिसंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में किस राज्य से आगे निकल गया है? तो उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे निकल गया है। उत्तर प्रदेश टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में पूरे देश में अब सेकंड पर है, महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र फर्स्ट पर है, सेकंड पर यूपी है और थर्ड पर आ गया है गुजरात, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स के मामले में। सी यहाँ पे सही है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी अयोध्या की यात्रा पर थे। उन्होंने रामनगरी अयोध्या में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। 2 नई अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी, ये सही। सेकंड है अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन जो है डेवलप किया गया है 240 करोड़ रुपए की लागत से। उत्तर प्रदेश के इस रेलवे स्टेशन ने IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है ग्रीन बिल्डिंग या ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग के लिए। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो रहे हैं। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि इंडिया फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन जो कि चलाई गई है वो अयोध्या में चलाई गई, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ से चलाई गई? अयोध्या में, और ये अयोध्या को सीतामढ़ी से कनेक्ट करेगी। अयोध्या को सीतामढ़ी बिहार से कनेक्ट करेगी। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की चलाई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी वाराणसी टू दिल्ली, वाराणसी टू न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, वाराणसी टू न्यू दिल्ली ए। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए OPD की शुरुआत की जाएगी, ये सही है। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का 11 खंड में एक श्रृंखला का विमोचन किया है। 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित
मदन मोहन मालवीय इन दिल्ली में किया गया ये इनॉग्रेशन, या फिर कह सकते हैं जो ये सीरीज है 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स, इसको शो किया गया था। तो दोनों यहाँ पे सही है, सी 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी निम्नलिखित में से किस अखबारों से जुड़े थे? लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान, ये आपके कोड है। इसका आंसर आप कमेंट में लिख करके बताइए, क्योंकि ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफी जरूरी फैक्ट है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नामक एक नई गौशाला बनाई जाएगी? तो स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नामक एक नई गौशाला राजधानी में बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, लखनऊ में। लखनऊ के उत्तर धौना गांव में ये 10 हेक्टेयर भूमि पर गौशाला निर्मित की जाएगी। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा है? तो ये अभी भी महाराष्ट्र ही है। सेकंड नंबर पर हालांकि आ चुका है अब उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश। 2020 में यूपी ने लीप्स एंड बाउंड यहाँ पे अपना स्थान ऊपर किया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। 14वें स्थान से डायरेक्ट जो है सेकंड प्लेस पर आ गया था। ये कई बार योगी जी मेंशन करते हैं, तो इस वजह से पुराना डेटा भी पूछ सकते हैं। भले ही 2020 का है, लेकिन ये कई बार मेंशन किया जाता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। 19 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ जी ने कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने का निर्णय या फिर मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही, 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्टैब्लिश किए जाएंगे। नया जो स्टार क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताना है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहा है कि नया स्टार क्लासिफिकेशन सिस्टम ये लोग लाएंगे, जिससे होटल्स को क्लासिफाई किया जाता है 5 स्टार है कि 3 स्टार है कि 4 स्टार है, इस तरीके से। तो ये सिस्टम टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए लाया गया है। तो ये अपना नया क्लासिफिकेशन लाने वाले हैं ओल्ड क्लासिफिकेशन के बदले। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 5 क्लासिफिकेशन यहाँ पे होंगे, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। उत्तर प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहाँ पे बनाया जा रहा है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है मुरादाबाद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुरादाबाद। दूसरा सबसे बड़ा है और पहला भी एशिया का यहीं पर था सबसे बड़ा। एशिया का पहला अत्याधुनिक फिश मार्केट उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बना था, चंदौली में। 31 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने जनपद गोरखपुर में कितने हेल्थ एटीएम का अनावरण किया था? तो 19 हेल्थ एटीएम यहाँ पर समर्पित किए गए थे जनता को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नवंबर 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार सरकारी योजनाओं को लागू करने में निम्नलिखित में से किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अंबेडकर नगर और मुजफ्फरनगर दोनों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी यहाँ पर पहले स्थान पर है, और एटा यहाँ पे तीसरे स्थान पर है सरकारी योजनाओं को लागू करने में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के पीएचडी छात्र ने अंडमान निकोबार से 139 किलोमीटर दूर नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त किए हैं। तो ये सही है। इसके बाद दिसंबर 2023 में दिल्ली के बीकानेर हाउस में छठे टॉफ्ट वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश को 3 श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुए। ये भी सही है। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जिसको याद रखना चाहिए आपको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबल टूरिज्म पोटेंशियल के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है। तो कैलाश सांखला पुरस्कार किसे मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को इस अवार्ड में। तो दोनों ही यहाँ पे सही कथन है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। दिसंबर 2023 में नमो घाट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? आप बहुत आसानी से गेस कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। वाराणसी का ये नमो घाट खास इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट घाट है भारत का जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लैंड, वाटर, स्काई तीनों के लिए अवेलेबल होंगी। जल, थल और नभ परिवहन की सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला घाट बन गया है नमो घाट वाराणसी का। कोठारी बंधुओं की स्मृति में बनने वाला एक बड़ा शौर्य भवन यानी धर्मशाला का शिलान्यास कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था गोंडा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, गोंडा। इसके बाद 23 वर्षीय स्काई डाइवर अनामिका शर्मा ने 13,000 फीट की ऊंचाई पर भगवान श्री राम का ध्वज लहराकर इतिहास रचा है। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस नगर की निवासी हैं? तो अनामिका शर्मा स्काई डाइवर बिलोंग करती हैं प्रयागराज को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। बैंकॉक में स्काई डाइविंग करने के दौरान उन्होंने श्री राम ध्वज लहराया था इतने ऊंचाई से। ठीक है, आ जाएंगे हम लोग 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री जी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण कहाँ पे किया है? लेक क्वीन का लोकार्पण किया गया है गोरखपुर के रामगढ़ ताल में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा बी, गोरखपुर यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कितने थाने यहाँ पे बनाए जाएंगे? तो 57। तो ये हम ऊपर बता चुके हैं।
दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की स्मिता श्रीवास्तव ने विश्व के सबसे लंबे बालों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। तो स्मिता कहाँ की निवासी हैं? तो स्मिता बिलोंग करती हैं प्रयागराज से। इनके बालों की लंबाई 7 फीट 9 इंच यहाँ पे मापी गई थी। 40 वर्षीय स्मिता श्रीवास्तव जीवित व्यक्ति के सबसे लंबे बालों का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के तहत कितने सरकारी कॉलेजों में ई बुक्स और ई लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी? 92 जगह पर ई बुक्स और ई लाइब्रेरी सर्विस अवेलेबल होगी। वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जनवरी मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप शुरू हो चुका है 2025 की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए भी, और क्रैश कोर्स भी चल रहा है लगातार 2024 के लिए। 17 मार्च 2024 को जो यूपीपीएससी का अपर प्रीलिम्स होना है, आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन इस बार खाली है, कुछ ज़्यादा एग्रीमेंट यहाँ पे हुए नहीं उत्तर प्रदेश में और सिग्निफिकेंट नहीं थे। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स से यहाँ पर शुरू करेंगे। अर्जुन अवार्ड पुरस्कार अनाउंस किए गए थे, ये हमने वैसे मंथली करंट अफेयर में भी डिस्कस किया है, जो नेशनल इंटरनेशनल वाला बनता है। लेकिन हाईलाइटेड यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के जो प्लेयर्स थे या एथलीट्स हैं जिनको पुरस्कृत किया गया, उनमें 2 हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेटर लगातार वर्ल्ड कप में सुर्खियों में बने रहे थे अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण। 2023 क्रिकेट विश्व कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जीता था, भारत रनर अप रहा था। वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ये पूरी तरीके से इंडिया में हुआ था, ठीक है। अद्वितीय प्रदर्शन किया, 24 विकेट यहाँ पे निकाले थे। इसके अलावा एथलीट पारुल चौधरी क्या है? मैराथन रनर हैं। 19वें एशियन गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। मेरठ को बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया है और पुलिस पे डीएसपी नियुक्त किया है। 4.5 करोड़ रुपए भी यहाँ पे दिए गए हैं। और अभी आरओ पेपर जो हुआ था 11 फेब को, उसमें ये पूछा भी गया था, जैसे प्रश्न आया था। तो इसमें आप देख सकते हैं, वैसे तो कई सारे लोगों का पूछा गया है, लेकिन पारुल चौधरी का तो आपको पता होना ही चाहिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है। तो बी से आप इसमें सॉल्व कर सकते थे, है ना। बी का 1 जहाँ पे है वो करेक्ट है और बी का 1 एक ही में दिया हुआ है, तो इससे आप पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद आ जाएंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक इंडिविजुअल लेवल पर पुरस्कार अनाउंस किया जाता है और एक कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन के लेवल पे। तो 60 फील्ड पैराशूट हॉस्पिटल जो है उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश में जो है, इसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में यानी कि संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये मिला है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है कोई बता सकता है कमेंट करके? मैंने काफ़ी खोजा लेकिन वाकई में मिला नहीं कि ये कहाँ को बिलोंग करता है, ठीक है। ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यूपीपीएससी में इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्टली आ सकता है। विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में स्टेट चैंपियन चुना गया है, ठीक है। स्टेट चैंपियन का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश सरकार को। कई सारे और भी अवार्ड्स हैं जो दिए गए अलग अलग कैटेगरीज में, लेकिन ये वाला अवार्ड ध्यान रखेंगे। स्टेट चैंपियन का पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को विंग्स इंडिया 2024 में। विंग्स इंडिया का आयोजन वैसे कहाँ पे किया गया था? हैदराबाद में, ठीक है। डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तभी थर्ड कॉलम थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। फिर गैलेंट्री पुरस्कार में अगर देखें, वीरता पुरस्कार डीजी लॉ एंड जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार को और ये इंस्पेक्टर जनरल मंजिल सैनी को, इन 2 लोगों को मिला है। बहुत सारे पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं, देश भर के पुलिस वालों को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश से जीता है आईजी मंजिल सैनी ने और प्रशांत कुमार ने। इसमें ये ध्यान रखिएगा, प्रशांत कुमार का जन्म बिहार में हुआ था, सीवान में, लेकिन उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस हैं और काफ़ी उत्तर प्रदेश में इन्होंने सर्व किया है। इन्हें सिंघम के नाम से भी जाना जाता है और मंजिल सैनी को लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 जो है पुलिस ऑफिसर्स को अवार्ड दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर 2024 में उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झांकी, मतलब उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार एक बार फिर से मिला है। इसमें ध्यान रखना है आपको कि 2 तरीके से पुरस्कार अनाउंस किया गया था। एक तो जो पैनल बनता है, जो 3 लोगों का पैनल बनता है, उन्होंने अपनी अलग रैंकिंग निकाली है। माई गॉव की वेबसाइट पे ये वीडियो डाले गए थे और उसमें जिसके झांकी को सर्वाधिक अवार्ड्स मिले उसके हिसाब से भी पुरस्कार अनाउंस किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश को 2nd नंबर पर रखा गया वोटिंग के माध्यम से। विकसित भारत समृद्ध विरासत जो थीम पर झांकी थी उत्तर प्रदेश की इस बार की, उसको 2nd प्राइज यहाँ पे मिला है या फिर 2nd पर इसको रखा गया है। फर्स्ट है यहाँ पे गुजरात में धोर्डो ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म, इसको मिला है प्रथम पुरस्कार, ठीक है। तो फर्स्ट पर है यहाँ पर धोर्डो
गुजरात की जहाँ की जो ये ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म थीम पर आधारित थी। और सेकंड पर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश विकसित भारत समृद्ध विरासत नाम से जो झांकी थी इस थीम पर, तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी। तो कुल मिलाकर बेस्ट डब्ल्यू के अवार्ड में उत्तर प्रदेश सेकंड पर है, गुजरात फर्स्ट पर है, ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा करेक्शन भी है, जिन लोगों ने करंट अफेयर की पीडीएफ शायद बाई की होगी ऐप से, तो वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। अब आ जाएंगे हम लोग प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पर। इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं में बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार की श्रेणियों में से एक को, सामाजिक सेवा में से 4 को, खेल की श्रेणी में 5 को, कला संस्कृति में 7 बच्चों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार में उत्कृष्ट प्रतिभाओं की खोज के लिए पहली बार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया गया था। कुल पुरस्कार विजेता बच्चे कितने हैं? 19। उत्तर प्रदेश से संबंधित बच्चे कितने हैं? 2। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश से कला संस्कृति में और आदित्य यादव उत्तर प्रदेश से खेल के श्रेणी में चुने गए हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 पर। तो राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। और जिला पुरस्कार गैर कृषि वाली श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांदा ने, या फिर बांदा के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शजर स्टोन क्राफ्ट ने सेकंड पुरस्कार यानी कि रजत पदक यहाँ पे जीता है। तो बांदा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी शजर क्राफ्ट है, ये आगे पूछ सकते हैं क्योंकि इसको पुरस्कार भी मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है सर्वश्रेष्ठ गंगा शहरों में टॉप पर वाराणसी रहा है पूरे देश में, और सेकंड पर प्रयागराज रहा है। ओवरऑल उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? यहाँ पे 9वां स्थान है प्रदेशों की रैंकिंग में। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये कहीं ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 5 स्टार रेटिंग वाले स्वच्छ शहर शामिल हैं। 5 नहीं, एक्चुअली ज़्यादा है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में 5 स्टार स्वच्छ रेटिंग किसको मिली है? नोएडा को मिली है, ध्यान रखिएगा। और लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद सहित 8 शहरों ने 3 स्टार रेटिंग अर्जित की है। नोएडा ने 5 स्टार रेटिंग अर्जित की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितना दिया है उत्तर प्रदेश का ये यहाँ पे है, बाकी मंथली करंट अफेयर में आप देख सकते हैं टॉप स्टेट कौन सा है। ठीक है, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं ये सब देख सकते हैं उसमें। इसके बाद वीरता सेवा पदक 2024 में अगर देखें, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक 2 लोगों को मिला है, जवान सांवला राम बिश्नोई को, शिशुपाल सिंह को मरणोपरांत। ठीक है, बाकी ज़्यादा कोई जरूरी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद्म पुरस्कार 2024। पद्म पुरस्कार जनवरी में अनाउंस किए जाते हैं, साल भर होने वाली परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से शामिल होते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये क्रम होता है। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, वो अलग होता है। ठीक है, पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण अलंकृत किया जाता है। इस बार 2024 में 132 पद्म पुरस्कार कुल मिलाकर दिए गए हैं। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। 110 पद्मश्री इसमें दिए गए हैं। क्या हम सभी के नाम ध्यान रखेंगे? उत्तर है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश से जितने भी अवार्डीज हैं, चाहे पद्म विभूषण में हो, चाहे पद्म भूषण में हो, चाहे पद्मश्री में, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो 12 कुल व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। खलील अहमद, सुश्री नसीम बानो, फिर रामचेत चौधरी, राधाकृष्ण धीमान, राजा राम जैन, गौरव खन्ना, श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र, श्री राधे श्याम पारिक, नवजीवन रस्तोगी, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, राम बाबू यादव। किस किस क्षेत्र से कोई आते हैं वो जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे औषधि से, गौरव खन्ना खेल से, ये मिलाने को आ सकता है बिल्कुल आपके यूपीएससी के एग्जाम में। एक तरफ अवार्डीज और दूसरी तरफ वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मैचिंग में क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर कितने पर्सन को दिया गया पद्मश्री? 12। फिर इसके बाद डिफेंस में आ जाएंगे। अभ्यास अयुत्या। अयुत्या जो है अभ्यास किस किस कंट्री के बीच हुआ था? इंडिया की नौसेना ने रॉयल थाई नौसेना से किया था, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच था ये युद्धाभ्यास अयुत्या। अब अयुत्या नाम है जो कि अयोध्या से जो कह सकते हैं थोड़ा सा मैच हो रहा है। तो भारत में अयोध्या, थाईलैंड में जो अयुत्या सिटी है, दोनों कुछ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज इन दोनों देशों के बीच और इन दोनों नगरों के बीच, तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ था तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बाकी ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था, नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हुआ था। ऑबिशरीज पे देख लेते हैं। उस्ताद राशिद खान जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, ये नहीं रहे। राशिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, ये एक इन्फॉर्मेशन जरूरी हो सकती है। किस घराने से हैं ये बहुत जरूरी होता है। रामपुर साहेस्वान घराने को बिलोंग करते हैं। वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री मिला था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अब आ जाते हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे पर। उत्तर प्रदेश के किराना घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका ये नहीं रही। इनको पद्म भूषण तक मिल चुका है और 2022 में पद्म विभूषण तक मिला था। ठीक है, तो ये अवार्ड इनके जरूर देख लीजिएगा। हाईएस्ट इनको ऑनर क्या मिला है? पद्म विभूषण। मुनव्वर राणा ये फेमस उर्दू पोएट ये नहीं रहे, रायबरेली में जन्मे थे और उनकी एक कविता है शाहदाबा, इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था 2014 में। पंडित हरिराम द्विवेदी हिंदी और भोजपुरी के प्रख्यात कवि, गीतकार और साहित्यकार हैं।
इनका जन्म हुआ था मिर्जापुर में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद समिट्स में इंडिया फूड एक्सपो 2023 इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। भागीदार देश इसमें वियतनाम था। इसको आयोजित किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश सरकार ने और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने। आपको कभी कभी लगता होगा कि ये हम क्यों बता रहे हैं, आजकल ये सब भी पूछे जाने लग रहा है, आपको पता होना चाहिए। इंडस फूड 2024 ये कहाँ पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेगा फूड शो का आयोजन हुआ था इंडस 2024। इसका उद्घाटन किया था हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने। तो इंडस फूड 2024 ये ग्रेटर नोएडा में, और इंडिया फूड एक्सपो ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। ये एक जैसे मिलते जुलते नाम है, ये कंफ्यूज नहीं करिएगा इसमें। 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल ये नासिक में हुआ था उत्तर प्रदेश से, बस इसका इतना लेना देना है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व करते हुए सृष्टि दीक्षित ने कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। बस इसलिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में इसको हमने लिया है। बाकी ये हुआ था नासिक महाराष्ट्र में, और इसकी थीम थी विकसित भारत @2047, युवा के लिए युवा के द्वारा, यानी कि फॉर द यूथ बाय द यूथ। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग आई थी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश को 1 करोड़ जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के साथ लीडर की श्रेणी में रखा गया है। तो जैसे पूछें कि किस श्रेणी में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में, या फिर कह सकते हैं 2022 में जो अभी आई 2024 में, लीडर स्टडी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें कोई स्कोर वगैरह नहीं है था, अदरवाइज हम स्कोर भी आपको बता देते हैं। स्कोर अलग अलग टाइप के हैं, एक कंसोलिडेटेड स्कोर नहीं है कोई स्टेट्स का, तो लीडर स्टडी में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रियल्टी कंसल्टिंग फर्म CBRE साउथ एशिया की रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय MSME परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी रखता है, यानी कि जितना भी MSME लैंडस्केप है इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 9%। ठीक है, 3 राज्यों में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। ज्यादातर MSMEs कहाँ से हैं? पूरे देश के उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से, माफ कीजिए महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में MSME क्लस्टर बनाए गए हैं, जैसे कि आगरा है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, ये सब हैं। जैसे आपसे पूछे कहाँ पर MSME क्लस्टर नहीं है, तो इनके अलावा जो सिटीज हैं उसमें नहीं होंगे। इसके बाद क्लाइमेट ट्रेंड्स एंड रेस्पायर लिविंग साइंस की रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में 72% कमी की है उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने अपने पार्टिकुलेट मैटर के कंसंट्रेशन में। ठीक है, इसके बाद आगरा का नंबर आता है, तो इसमें कमी की गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया था? जनवरी में 2019 में किया गया था। 5 साल इसके पूरे हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। कितने सिटी पूरे भारत से इसमें शामिल किए गए हैं? 131, जहां पर एयर क्वालिटी इंप्रूव होनी है। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और मेरठ, वाराणसी, अनपारा, बरेली, फिरोजाबाद, गजरौला, गोरखपुर, झांसी, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा और रायबरेली, इनको शामिल किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, 17 शहरों को कुल मिलाकर शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश फोकस पेपर 2024-25 ये नाबार्ड ने जारी किया उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से अपना ऋण वगैरह देना होगा MSMEs को कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में, जिससे 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का 2027 तक, उसको हासिल किया जा सके। ठीक है, पहले लक्ष्य 2024 का था, लेकिन हम 1 ट्रिलियन का लक्ष्य है 2027। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया 2005-6 से लेकर अब तक अगर देखें लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, तो सर्वाधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने में आगे कौन है राज्य? उत्तर प्रदेश है। ये आप मेंशन करेंगे जब भी उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं आप ग्रोथ स्टोरी के बारे में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये सब मेंस में आता है। प्रीलिम्स में भले ही ना है, लेकिन मेंस में आ सकता है कि उत्तर प्रदेश ने पॉवर्टी के लिए क्या काम किया। पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है उत्तर प्रदेश के सिलेबस में, PCS में। तो आप ये मेंशन करेंगे कि सर्वाधिक लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर लाने में टॉप पर कौन है? उत्तर प्रदेश। पिछले 5 वर्षों में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। इसके बाद राम मंदिर अयोध्या में अलग से वीडियो भी हमने इसमें दिया था। बाकी चीजें हम बता चुके हैं। एक बात, कुछ चीजें आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिए। जैसे रामलला के प्रथम नेक्स्ट फ्रेंड कौन थे कोर्ट केस के दौरान? ये थे देवकी नंदन अग्रवाल। राम मंदिर की अनुमानित लागत ये है, इसका निर्माण किसने किया है? राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। अध्यक्ष जिसके हैं नृत्य गोपाल दास। इसकी वास्तु के बारे में बात करें तो 5 चबूतरे और मंडप, कौन कौन से मंडप हैं उनके बारे में लिखा है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। आंतरिक भाग के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा। इन्होंने नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में इसको डिजाइन किया है। ठीक है, नागर शैली की वास्तुकला की गुर्जर चालुक्य शैली में, ये बहुत जरूरी हो सकता है।
राम मंदिर का निर्माण इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो और टाटा समूह ने मिलकर के इसमें किया है। मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से पत्थरों का उपयोग यहाँ पे किया गया था। बाकी मूर्ति के बारे में बात करें तो दिव्य मूर्ति को मैसूर कर्नाटक के कारीगर अरुण योगीराज ने डिजाइन किया। 51 इंच की मूर्ति है। 5 साल के बच्चे के रूप में रामलला का दृश्य यहाँ पे उकेरा गया है पत्थर पे। कृष्ण शिला पर बनाया गया है। तो काले रंग की मूर्ति आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होगी। खड़ी मुद्रा में है, ध्यान रखिएगा। हाथ में धनुष जरूर लिए हुए हैं, लेकिन भगवान राम की मूर्ति खड़ी मुद्रा में मानी जाएगी, धनुर्धारी मुद्रा में नहीं। नेपाल से अयोध्या तक 2 शालिग्राम शिलाएं लाई गई थी। इससे भगवान राम और जानकी की मूर्ति का निर्माण किया गया था। रामलला की मूर्ति में 10 अवतारों को दिखाया गया है। ठीक है। मूर्ति के दाहिने के पैर के पास भगवान हनुमान को उकेरा गया है। बाएं पैर के पास भगवान विष्णु की सवारी करुण को दर्शाया गया है। रामलला के हाथ में धनुष बाण को दिखाया गया है और 200 किलो वजन की लगभग मूर्ति है। ये सब हमने इंग्लिश मीडियम में भी लिख रखा है, आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी नोट कर सकते हैं। जो हाइलाइट्स हैं वो जरूर ध्यान रखिए। जैसे नेक्स्ट फ्रेंड जो कोर्ट केस के दौरान थे सबसे पहले, वो कौन थे, इनके बारे में देखिएगा। इसके बाद आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल के संदर्भ में कौन सा एक कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन है कि 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने मथुरा के वृंदावन में संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। ये स्टेटमेंट जो है आधा इनकरेक्ट है, क्योंकि बाकी डिटेल तो सही है, लेकिन इसका इनॉग्रेशन चीफ मिनिस्टर जी ने नहीं किया है, हमारे रक्षा मंत्री ने किया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। सेकंड है, इसमें 870 गर्ल स्टूडेंट को यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, ये सही है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 1। भारत के पहले डीएनए बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन इसके लिए लगाई गई है। बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग में मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह इंडिजिटली इसको डेवलप किया गया है, तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है, डी। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण से निम्नलिखित में से किस जिले के पीतल के बर्तन उद्योग के लिए पुनरुत्थान को प्रोत्साहन मिला है। तो ये आपने क्वेश्चन देखा होगा। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट एसईजेड जो है वो भी मुरादाबाद में सेटअप किया गया था। ब्रास वेयर के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर वेयर करके एक डबल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आरओ पेपर में आया था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसका गलत था। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मुरादाबाद। राम मंदिर जब से बना है तो मिनिएचर रामलला की मूर्तियां खूब बिकेंगी, इस वजह से ब्रास वेयर की मूर्ति का उद्योग अब और यहाँ पे प्रोत्साहित होगा। इसके बाद जाते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के अनुसार उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जल्द ही 5 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 5 नए हवाई अड्डे बनेंगे। आजमगढ़ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, चित्रकूट में और श्रावस्ती में। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, मथुरा इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की हेलीकॉप्टर सेवाओं के संबंध में क्या सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज शुरू करने की घोषणा यहाँ पे की थी जनवरी 2024 में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 जनवरी 2024 को लखनऊ के अयोध्या से हेलीकॉप्टर का उद्घाटन भी किया था। 19 जनवरी 2024 को लखनऊ से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन हो गया था, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। रामलला की कंसेक्रेशन सेरेमनी जो है, प्राण प्रतिष्ठा या अभिषेक समारोह सरयू तट पर किस रीति के साथ शुरू हुआ था। तो सबसे पहला रीति यहाँ पे किया गया था भगवान विष्णु की पूजा के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। इसके बाद जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहु जोखिम परिदृश्यों से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी केंद्र यानी हजार्ड फोरकास्ट सेंटर ये जो खोला गया है, राहत वाणी केंद्र, डिजास्टर अर्ली वार्निंग सेंटर, राहत वाणी केंद्र लखनऊ में। तो राहत वाणी केंद्र कहाँ पे खोला गया, लखनऊ में। एक तो ये फैक्ट हो गया। किसने इनॉग्रेट किया था, चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, दुर्गा शंकर मिश्र। ऑप्शन नंबर डी। लखनऊ के लालबाग में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान राजापुर गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके संबंध में भी आरओ में एक क्वेश्चन आया था। इसमें बांदा दिया हुआ था, बांदा डिस्ट्रिक्ट में राजापुर पड़ता है, जो कि बुक्स में दिया हुआ है। अब ऑफिशियल सोर्सेस में चित्रकूट दिया हुआ है। आरओ के आंसर की आई नहीं है अभी, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो चित्रकूट को सही मान रहे हैं, लेकिन बांदा भी बुक्स में दिया हुआ है। तो जब आरओ की आएगी तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा इसको। फिलहाल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि राजापुर विलेज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है।
2024 में एक टारगेट सेट किया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है उसको कंप्लीट कर लिया जाए 2024 के अंत तक। इसकी आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी थी 18 दिसंबर 2021 को। और ये कितने जिलों से होकर के गुजरने वाला है? उत्तर प्रदेश में 12 जिलों से होकर के गुजरने वाला है और पूरे देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा बनने पर। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में सही कथन का चुनाव कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का 75वां स्थापना दिवस बनाया गया था 24 जनवरी 2024 को। तो कौन से नंबर को बनाया गया था 75वां स्थापना दिवस? 24 जनवरी 2024 को। 24 जनवरी 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल कर क्या रखा गया था? संयुक्त प्रांत का उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। ये इनिशिएटिव किसने लिया था फाउंडेशन डे बनाने का? तो इसका आंसर हो जाएगा राम नाईक। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी दिया, तो ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें ए। 1 और 2 यहाँ पे सही, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल वर्ष 2018 में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने शुरू की थी। 2018 से प्रत्येक वर्ष 3 दिनों तक मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले माता पिता या गाड़ी मालिकों पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ कितनी कैद की सजा के प्रावधान को सख्ती से लागू किया है? तो 3 साल की कैद उनको होती है जो अपने या तो बच्चों को या तो फिर कोई भी व्यक्ति किसी माइनर को गाड़ी चलाने के लिए देता है, तो उसको 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की सजा यहाँ पर हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के भगवान रामलला के लिए किस देश या फिर राज्य से किस राज्य के महावीर मंदिर ट्रस्ट की ओर से सोने का धनुष बाण अर्पित किया गया था? जो रामलला के हाथ में आप सोने का धनुष बाण देख रहे हैं वो दिया गया था महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोजेक्ट भीष्म चर्चा में रहा था। भीष्म क्या है? बेसिकली एक क्यूब है। क्यूब यानी कि मोबाइल हॉस्पिटल है। जैसे वैन होती थी, ठीक है, तो वैन में लिमिटेड सुविधाएं होती थी, इसमें अस्पताल जितनी सुविधा एक चलते फिरते मोबाइल कैब आप कह सकते हैं, बड़ी गाड़ी कह सकते हैं, या फिर मोबाइल हॉस्पिटल भी उसको कह सकते हैं। आरोग्य मैत्री का हिस्सा है, प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत इसको बनाया गया। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। करेक्ट कौन सा है? 1 एंड 2। ऑस्कर अवार्ड विजेता प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त की गई है? तो ये स्माइल पिंकी किरदार में जो पिंकी का किरदार जिसने निभाया था वो मिर्ज़ापुर से बिलोंग करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर कर रही है, उसका प्रचार प्रसार करेगी। ये कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नव अयोध्या नामक एक परियोजना शुरू की है। नव अयोध्या सही है। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया था। तो ये स्वास्थ्य मेला वगैरह कोई भी फेस्टिवल है उत्तर प्रदेश में उसमें बहुत पूछा जाता है, उद्घाटन किसने किया? तो ये उपराष्ट्रपति जी ने किया था। हमारे एग्जाम में दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 12 जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश राज्य में सभी राज्यों में से सबसे अधिक आयुष्मान कार्ड बना के इशू कर दिए गए हैं। तो ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इस पर डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं, तीनों कथन सही है। आयुष्मान कार्ड जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 गांवों में एक फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड रीजन में 5 गांवों में ये स्थापित किया जा रहा है। ललितपुर जिला जो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, यहाँ पे 5 गांव है। सईदपुर, गोडली किला, लारगन, करौंदा और रामपुर, 5 गांवों में एक फार्मा पार्क बनाया जा रहा है। ये बन रहा है कहाँ पे? बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन दिवस पर अपने राज्य में शराब बिक्री पर 1 दिन के लिए रोक लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ड्राई डे सबसे पहले अनाउंस किया था छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया था। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आ चुका है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है उत्तर प्रदेश को कब तक? 2027 तक, जब भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन रहा होगा। ठीक है, इसके बाद राज्य की कुल जीडीपी 2022-23 में 21.85 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एग्जैक्ट फिगर क्या है? इंक्रीज टू मोर देन 22.58 लाख करोड़ रुपए से ये इंक्रीज हुई है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 1 एंड 2 ओनली, सी। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो संयुक्त रूप से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने इनॉग्रेट किया था इसको। बोथ ए एंड बी यहाँ पे जॉइंटली, यानी कि 928 पीएम श्री स्कूलों का उद्घाटन राज्यपाल और माफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। अहमदाबाद से अयोध्या की डायरेक्ट फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किसने किया था? 11 जनवरी 2024 को सीएम जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है।
दिव्य अयोध्या ऐप के बारे में क्या सही है? दिव्य अयोध्या पर्यटन मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ सीएम जी ने किया था, ये सही। इसके बाद दिव्य अयोध्या मोबाइल एप्लीकेशन ये अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस औद्योगिक निकाय के विस्तार के लिए 29,040 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपी सीडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, तो तीनों के लिए ये बजट आया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, उपर्युक्त में से सभी यहाँ पे सही है, सभी। कुल मिलाकर औद्योगिक विस्तार के लिए 8,000 करोड़ रुपए अलग यहाँ पे रखे गए थे बजट 2023-24 में। तो औद्योगिक विकास पर काफी फोकस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। जनवरी 2024 में लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? लखनऊ में नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। एग्जाम में आपको ये वाला ऑप्शन जरूर देंगे रक्षा मंत्री का, लेकिन इसको आप सही नहीं मानिएगा, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था नो योर आर्मी फेस्टिवल का। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र के बारे में गलत कथनों का यहाँ पे चयन करना है। तो पहला है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र लखनऊ में स्थापित करने की अनुमति दे दी है। तो फर्स्ट स्टेट्स एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर जो है खुलेगा लखनऊ में, और ये कहाँ पे खुलेगा? संजय गांधी पीजीआई में, ठीक है, संजय गांधी पीजीआई में स्टेट का एडवांस लेवल का पीडियाट्रिक सेंटर खुलने वाला है। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी रखी जाएगी करीब 200 करोड़ रुपए, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, तीनों कथन यहाँ पे सही है, तो नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा को दिल्ली से जोड़ने के लिए कितने रुपए की रैपिड रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है? कितने हजार करोड़ रुपए की है? 16,000 करोड़ रुपए की, ऑप्शन नंबर सी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है ग्रेटर नोएडा में, इसको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। 16,000 करोड़ रुपए का ये रैपिड रेल कॉरिडोर यहाँ पे बनेगा। भगवान रामलला की मूर्ति पर एक सूर्य तिलक लगाया गया, बहुत एडवांस लेवल का सिस्टम है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो ये सही है कि रामलला की मूर्ति पर लगाया गया है। ये एक सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है कि उनके फॉरहेड पर सनलाइट पड़े, उनके तिलक में सनलाइट पड़े। ये प्रोजेक्ट जो है बनाया है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI के जो टीम ने बनाया है। ओडिशा के साइंटिस्ट सरोज कुमार ने इसको लीड किया था। इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, आयरन, स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। सिंपली एक इंजीनियरिंग मार्वल है कि जो पहली सनलाइट है वो रामलला के माथे के तिलक पर पड़े। इसमें सिंपली एक मिरर और लेंस का उपयोग किया गया है जो इंश्योर करता है कि सन की रेज डायरेक्टली रामलला के फोरहेड पर पड़े, ठीक है, नून में यानी कि दिन के समय में। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने किस नदी पर यूपीएसटीसी द्वारा संचालित राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है? तो फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट ये यूपीएसडीटीसी का ये बना है यमुना रिवर पर। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसी को यहाँ पे बोला जा रहा है यूपीएसडीटीसी, उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। और अगर पूछे कहाँ पे किया गया था तो प्रयागराज में, तो प्रयागराज में बना है यमुना रिवर के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया है तो आपको पता होना चाहिए जीएसवीएम है कहाँ। जीएसवीएम है कानपुर नगर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, कानपुर नगर में। कानपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर की भी आधारशिला यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे बनेगा और उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र होगा जब ये बन जाएगा पूरा। तो काफी सारे इवेंट्स में उत्तर प्रदेश में जनवरी मंथ में उत्तर प्रदेश में कानपुर में मल्टी एजेंसी सेंटर खोला जाएगा जो IB, NIA, रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों से अपना इंटेलिजेंस इनपुट साझा करने में सक्षम बनाएगा। तो स्टेटमेंट सही है। काशी रोपवे जो वाराणसी में बन रहा है ये लॉर्ड शिवा से इंस्पायर्ड है और अभी ये बन रहा है, तो देखते हैं कब तक ये तैयार होता है। डॉल्फिन सेंचुरी ये प्रपोज की गई है सहसोन नामक रीजन में जो कि चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पड़ता है। तो ये 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है सी। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश ने अयोध्या में सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन स्थापित करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम था सऊदी अरब के, लेकिन अभी ये रिकॉर्ड भारत में बना लिया गया। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सबसे लंबी लाइन यहाँ पे स्ट्रीट लाइटों की सबसे लंबी पंक्ति जो सौर ऊर्जा से संचालित हो।
10.2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट तक, उसके बीच यहाँ पे लगाई गई थी लाइटिंग। 18 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के राम मंदिर पर 6 विशेष डाक टिकट स्मारक और विश्व भर से भगवान राम को समर्पित डाक टिकटों वाली एक बुकलेट का अनावरण किया है। तो मुझे बताना है कि ये जो कमेमोरेटिव स्टाम्प है 6, इसमें किसको नहीं दर्शाया गया है? तो इसमें नहीं दर्शाया गया है लॉर्ड गरुड़ को, यानी भगवान गरुड़ को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। राम मंदिर को, भगवान गणेश को, भगवान हनुमान को, जटायु वे केवटराज माँ शबरी को दिखाया गया है इसमें। आंसर यहाँ पे सी सही होगा। इसके बाद ऊर्जा सक्षम ई बोट के बारे में क्या सही है? भारत की पहली ऊर्जा सक्षम इलेक्ट्रिक बोट है। सरयू नदी में इसको जो है लॉन्च किया गया है। वाला स्टेटमेंट सही है। इस बोट को किसने डेवलप किया है? उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यूपी नीडा ने। तो उत्तर प्रदेश की एजेंसी है। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड इनेबल्ड बोट है जो सरयू रिवर में छोड़ी गई है। यूपी नेडा ने अयोध्या में सरयू रिवर पर इस सौर ऊर्जा संचालित नाव सेवा के नियमित संचालन की योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है, जो रेगुलर चलेगी। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। सभी कथन यहाँ पे सही हैं, डी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धाश्रम में आश्रय हासिल करने में बेघर बुजुर्गों की मदद करने के लिए जो एल्डर लाइन शुरू की है उसका नंबर क्या है? तो एल्डर लाइन का नंबर शुरू किया है 14567। 14567 ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गौ अभयारण्य के बारे में क्या सही है? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में, माफ कीजिएगा, तैयार हो चुका है। मुजफ्फरपुर बिहार में है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी मैं कंफ्यूज होता हूँ बोलने में, आप लोग नहीं होइएगा। सेंचुरी ये बिल्ड की गई है 50 एकड़ में। 64 करोड़ रुपए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इसमें खर्च किए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत। पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा सही, तीसरा सही। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के बारे में गलत कथनों का चयन करना है। तो गलत कथन यहाँ पे ढूंढना है। मस्जिद का निर्माण अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर विलेज में किया जाना है, जहां पर जमीन अलॉट की गई थी राम मंदिर फैसला आने पर। सही। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा मई 2024 से। प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा मस्जिद का। सही। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। राम मंदिर के लिए बहुत सारी चीजें अनेक लोगों ने अपनी तरफ से अर्पित की है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉक ये किसने अर्पित किया? अलीगढ़ से अलीगढ़ के एक लोहार उन्होंने अर्पित किया है 400 किलो का ताला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इसकी चाबी का वजन जो है 30 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों की जांच करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली से समझौता इसका हुआ है। तो सही है। इसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक अनोखा यहाँ पे रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। गीता के उर्दू अनुवाद पर भारत में पहला रिसर्च यहाँ पे होने जा रहा है। सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। एक्चुअली ऊपर नॉट करेक्ट पूछा है तो आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव, डी। इसके बाद नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 2024 के लिए सही कथन का चयन करना है। नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में 27 जनवरी से 2 फरवरी तक चला था। वर्ल्ड वेटलैंड डे पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन यहाँ पे किया गया था। सही। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव में जो है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन वन विभाग के साथ अन्य विभागों एवं संस्थाओं यथा शैक्षणिक संस्थानों, वन्यजीव फोटोग्राफर्स आदि की सहभागिता इसमें देखी गई थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। वाराणसी अपने सभी वार्डों के लिए 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन्स विकसित करने वाला भारत का पहला शहर बनने की ओर अग्रसर है। ये इनिशिएटिव सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था? तो ये इनिशिएटिव सबसे पहले जयपुर में शुरू हुआ था। उसी की तर्ज पे वाराणसी अपने सभी वार्डों का एक 3D अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन बनाने वाला है। अभी क्या चीज़ है ये मैं थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, अभी आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा एक वीडियो ही बनाना पड़ सकता है। लाइडार का इसमें यूज होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्निक का। इसको बाद में बताएंगे, लेकिन ये कहाँ बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वाराणसी में बन रहा है। इसको सबसे पहले हालांकि जयपुर में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस प्लेटफॉर्म पर एंट्रीज दर्ज करने वाला पहले स्थान पर रहने वाला राज्य है लगातार कई वर्षों से। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद मल्टी इंस्टीट्यूशनल रिसर्चर्स की एक टीम ने जो आईआईटी से है, इसने एक ऐसा स्पेशल मेटल डेवलप किया है जो हाई एंट्रोपी मिश्र धातु है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को पानी से अलग कर सकता है। यानी कि स्पेशल मेटल हाई एंट्रोपी एलॉय कैपेबल ऑफ सेपरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से ग्रीन हाइड्रोजन सेपरेट कर सकता है। ये भी सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। कानपुर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद जनवरी 2024 में पर्वतारोही और सेना से रिटायर्ड वीरेंद्र सिसोदिया ने गणतंत्र दिवस पर अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई कर राम मंदिर राम मंदिर का जो मतलब झंडा है वो और तिरंगा झंडा लहराया। वीरेंद्र सिसोदिया उत्तर प्रदेश के किस नगर से बिलोंग करते हैं? वीरेंद्र सिसोदिया बिलोंग करते हैं लखनऊ से, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनवरी 2024 में अयोध्या से 8 शहरों के लिए स्पाइस जेट की विमान सेवा शुरू की है। 8 शहरों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें अयोध्या नहीं शामिल है, ऑब्वियस सी बात है, अयोध्या से तो कनेक्ट ही कर रहे हैं। तो अयोध्या से लेकर कहाँ तक चलेगी ये फ्लाइटें? अभी फिलहाल दिल्ली, चेन्नई, पटना, जयपुर, दरभंगा, मुंबई, बेंगलुरु को कनेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में 25,000 घरों में सौर छत यानी रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने की यहाँ पे घोषणा की है? तो 25,000 रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला या चौथा राज्य है पूरे भारत में। कौन सा वो पहला स्टेट है जिसने पॉलिसी को अप्रूव किया था? तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी सबसे पहले गुजरात लाया था, हमने मंथली करंट अफेयर वीडियो में बताया भी है। उत्तर प्रदेश का रैंक 4th है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने में। सेमीकंडक्टर पॉलिसी अप्रूव की गई है जनवरी 2024 में। इसके बाद हाल ही में चर्चा रहे येलो, ऑरेंज और ग्रीन अलर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? येलो अलर्ट ये डिनोट करता है कि बैड वेदर कंडीशंस हैं और जो है और भी खराब हो सकता है वेदर, इस वजह से आप सतर्क रहें। ऑरेंज अलर्ट में ये होता है कि बहुत ही खराब वेदर एक्सपेक्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड डिस्ट्रप्शन हो सकता है। ग्रीन अलर्ट का मतलब है कि वेदर इवेंट कोई ऐसा हो सकता है लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, या फिर एडवाइजरी इशू करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। अभी बीच में मौसम खराब हुआ था उत्तर प्रदेश में काफी, तो ये कुछ ऑरेंज अलर्ट कई जगह पर जारी किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, सारे कथन यहाँ पे सही है। फेब मंथ 2024 का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर कवर करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। सबसे पहले अपॉइंटमेंट सेक्शन यानी कि नियुक्तियां। आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार ये नए एक्टिंग डीजीपी बने हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार थे, ये नई अब पोस्ट पर हैं। इनको रिप्लेस किया गया है प्रशांत कुमार के द्वारा। प्रशांत कुमार का जो टेन्योर है ये मई 2025 तक रहने वाला है। क्रिकेटर दीप्ति शर्मा खेलती हैं इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम से। उत्तर प्रदेश में इनको डीएसपी बनाया गया है। कई सारे राज्यों में ये प्रथा है स्पोर्ट्स में अच्छा करने वाले प्लेयर्स को विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना, तो उसी क्रम में दीप्ति शर्मा को डीएसपी अभी यहाँ पे बनाया गया है। दीप्ति शर्मा जो है कहाँ की रेजिडेंट है? आगरा, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं फेब मंथ के। भारत रत्न 2024, भारत रत्न 5 अवार्डीज को दिया गया था जनवरी में। चौधरी चरण सिंह उनमें से हैं जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं। एल.के. आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, नरसिम्हा राव, ये अवार्डीज हैं, इनके नाम भी ध्यान रखना है आपको। चौधरी चरण सिंह का जन्म स्थान मेरठ है उत्तर प्रदेश में। पूर्व प्रधानमंत्री, गृह मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के 12वें व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत रत्न पाने वाले 6ठे नेता ये बने हैं। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं, ध्यान रखना है, खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो लक्ष्मण पुरस्कार मिलता है पुरुष वर्ग में अखिल शिवराण को शूटिंग के लिए, राजकुमार पाल को हॉकी के लिए, अजीत सिंह को पैरा एथलेटिक्स में ये दिया गया लक्ष्मण पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिला वर्ग में किरण बालियान को एथलेटिक्स में, सिमरन को पैरा एथलेटिक्स में और जैनब खातून को पावर लिफ्टिंग में। तो ये पुरस्कार हैं। तीनों अवार्डीज के नाम आपको दोनों ही कैटेगरीज में ध्यान रखना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में कला विभूतियों को कई सारे सम्मान दिए गए थे संस्कृति विभाग के द्वारा। तो इसमें जैन संस्कृति संवर्धन पुरस्कार है, संत कबीर अकादमी पुरस्कार, बिरजू महाराज कथक सम्मान, बाबा योगेंद्र कला सम्मान, संगीत नाटक अकादमी का आचार्य भरत मुनि सम्मान। तो इनके अवार्डीज के नाम एक बार देख सकते हैं। अभी तक इनमें पूछा नहीं गया है कुछ भी, लेकिन हम देखते हैं हर बार, हो सकता है मैचिंग में आ जाए अलग अलग अवार्डीज के नाम मिलाने को अवार्ड से। तो एक बार देख लीजिए इसको। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ का बिरसा मुंडा जनजाति सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान लखनऊ का बौद्ध संस्कृति संवर्धन सम्मान, ये सब देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है डिफेंस में फेब 2024 में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। अडानी ग्रुप ने इंडिया का फर्स्ट और साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खोला है साढ़ नामक जगह पर, कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। कानपुर के साढ़ नामक जगह पर लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स खोला है जो पूरे साउथ एशिया का लार्जेस्ट है, भारत का पहला है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसमें 6 नोड्स हैं। तो जैसे कानपुर नोड है तो कानपुर में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है अडानी ग्रुप ने। तो ऐसे ही कई जगह पर कई सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को मिलेंगी।
इसमें बेसिक आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है उसके नोड्स कहाँ कहाँ पे हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़ ये इधर हो गए, आगरा इधर वेस्ट यूपी में, फिर झांसी यहाँ पे साउथ में, और चित्रकूट यहाँ पे। तो ये 6 नोड है। इनमें से एक नोड जो कानपुर में बन रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है अडानी ग्रुप ने। तो कानपुर में बेसिकली गोला बारूद और मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। 2 बड़े प्लांट खोले जाएंगे। दक्षिण एशिया में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होगा। लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप ने करने का इसमें फैसला किया है। आगे ये बनेगा, इसकी आधारशिला रखी गई है। समिट सेक्शन में देख लेते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह जो है, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो कई जगह से इन्वेस्टमेंट आता है उत्तर प्रदेश में, उसको एक्चुअल में ग्राउंड पे लाने की शुरुआत होती है। इसी को हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी बोलते हैं। ठीक, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश ने पहले भी की है 2018 में, और अभी ये लेटेस्ट किया है 19 से 21 फरवरी 2024 के बीच लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन यहाँ पे किया गया था। मोदी जी को बुलाया गया इसमें, और कई सारे निवेश को धरातल पर लाने के लिए भूमि पूजन बेसिकली किया गया। अब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेजर परियोजनाएं हैं जो बनने वाली, जैसे चंदौली में एक एकीकृत टाउनशिप बनेगी 333 एकड़ को कवर करने वाली। चंदौली में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का भी विकास किया जाना है। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पे बनेगा? चंदौली में। नोएडा डेवलपमेंट कंपनी द्वारा जो है यहाँ पे बनाया जाएगा चंदौली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये है कुल मिला करके 2 मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के, इसको ध्यान रखिएगा। आगे यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंतव्य नाम से एक सम्मेलन हुआ था राजधानी लखनऊ में, 20 फरवरी को हुआ था। इसी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान यूपी एंड इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कॉन्फ्रेंस। अब जो ये आंकड़े हैं प्रीलिम्स के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मेंस के लिए जरूरी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ स्टोरी है उसके बारे में आप लिखेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है उसके बारे में कोई फिगर आपको देना हो, तो जो मुख्यमंत्री जी ने बताया है ये फिगर आप दे सकते हैं कि एफडीआई अमाउंट जो उत्तर प्रदेश में 2000 में आती थी, सन 2000 में 17 सालों में ये 4 गुना हो गई है। ठीक है, 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा है। बीमारू जो स्टेट कहा जाता था, आशीष बोस जो डेमोग्राफर थे, उन्होंने 1980s में जो एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें बीमारू स्टेट कहा था उत्तर प्रदेश को। यू से उत्तर प्रदेश है, आर से राजस्थान है, एम ए से मध्य प्रदेश है, ठीक है, और बी आई से बिहार है। तो ये बीमारू स्टेट कहे जाते थे। ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बीमारू स्टेट की अपनी छवि को तोड़ने का काम किया उत्तर प्रदेश ने, ये सब कहा गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ में हुई थी। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, आरपीएफ द्वारा आयोजित किया गया था इसको लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बस इतना ध्यान रखना काफ़ी है। स्कीम्स कैंपेन में आ जाएंगे। फलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन ये चलाया गया था उत्तर प्रदेश में। 17 जिलों में अभियान चलाया गया था। मेगा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन था ये, बेसिकली एमडीए। इसमें फैलेरिया की ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, वितरण भी किया जाता है कई जगह पर। फाइलेरिया को उत्तर प्रदेश कब तक उन्मूलन करना चाहता है? 2026 तक। केंद्र सरकार ने कब तक का लक्ष्य रखा है इसको एलिमिनेट करने का? 2027 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कन्या सुमंगला योजना में जो मौद्रिक लाभ दिया जाता है उसमें वृद्धि की गई है। मॉनिटरी बेनिफिट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो अप्रैल 2024 से 15,000 रुपये सालाना से बढ़ा करके 25,000 रुपये प्रति लाभार्थी सालाना यहाँ पे कर दिया गया है। अच्छा, कन्या सुमंगला की राशि एक बार में नहीं मिलती है, ये वन टाइम राशि नहीं होती है। ये विभिन्न स्टेजेस में गर्ल चाइल्ड जब जैसे जैसे बड़ी होती है उस हिसाब से दी जाती है। जैसे जन्म के समय, सारी वैक्सीनेशन पूरी होने के बाद, एडमिशन के समय, 10th 12th पास करते समय, और शादी के समय, ये सब है। तो उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग ने बहुआयामी उद्देश्यों से इसको शुरू किया था 2019 में। तो कन्या सुमंगला का बात 2019 में। और ये बहुआयामी उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके बारे में एसीएफ पेपर में आया था कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका मल्टीफोल्ड ऑब्जेक्टिव है। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन, लैंगिक समानता का संवर्धन करना, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों को के स्वास्थ्य और शिक्षा का संवर्धन करना, इस क्षेत्र में सुधार करना, आत्मनिर्भर बनाना लड़कियों को, और लड़कियों के प्रति सकारात्मक सामाजिक धारणा विकसित करना। ये सब मल्टीफोल्ड ऑब्जेक्टिव है, सभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। ठीक है, रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पे आ जाते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट आई थी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी छात्र जिन राज्यों में पढ़ने आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, और विदेशी छात्र यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं 4323। स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी 2024। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे राज्य में 12वें स्थान पर है, 12th पर है।
ईवी अवसंरचना विकास रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जारी की थी। इसमें कहा है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में उत्तर प्रदेश जो है टॉप पर है। यहाँ पर 7.4 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है रजिस्टर किए गए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, ये महाराष्ट्र काफ़ी पीछे है उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर 4.15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश यहाँ पे टॉप पर है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन की संख्या के मामले में कर्नाटक टॉप पर है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ उत्तर प्रदेश, इंटरनेशनल पब्लिशिंग ग्रुप हुरून इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट आई थी कि राज्य की सबसे मूल्यवान कंपनी वाले शीर्ष जिले, यानी कि सबसे ज़्यादा कंपनीज कहाँ पे कार्यरत हैं, तो नोएडा में है, ऑब्वियस सी बात है, हमेशा से हैं। फिर कानपुर में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा में। तो ये यहाँ पे रिपोर्ट थी। और उत्तर प्रदेश की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में कौन सी है? HCL पहले स्थान पर है। इसके बाद आ जाएंगे यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड। जनवरी 2024 का डैशबोर्ड आया था। इसमें स्वास्थ्य रैंकिंग में वाराणसी ने 8वीं बार शीर्ष स्थान इसमें बरकरार रखा है। ठीक है, यूपी हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए उत्तर प्रदेश जो प्रयास कर रहा है, उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव यहाँ पे अनाउंस किए हैं, जिससे फॉरेस्ट फायर को समर सीजन में प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, समर सीजन में फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1 फेब से 7 फेब तक फायर सेफ्टी वीक यहाँ पे बनाया था सभी जिलों में, स्टेट में, और एक फायर कंट्रोल रूम भी सेटअप किया गया है और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के ऑफिस में लखनऊ में। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 1 2 3 आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, यानी कि डी। मेडिकल डिवाइस पार्क जो है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? ये हमने बताया था, ये ग्रेटर नोएडा में बन रहा है मेडिकल डिवाइस पार्क। बेसिकली ग्रेटर नोएडा में जो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, उसके पास ये बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। इसमें एक विशिष्ट तरीके की गामा रेडिएशन फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी कैंसर केयर के लिए, और अपने आप में बहुत इनोवेटिव मेडिकल डिवाइस पार्क ये बनाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया था? इंटरनेशनल शूटिंग रेंज का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में किया है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज़ की तरह उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1500 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जानी है? तो अगेन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ग्रेटर नोएडा में ये एरो सिटी बनेगी। एरो सिटी जो है तो लखनऊ में भी बनेगी एरो सिटी, और ग्रेटर नोएडा में, 2 जगह बनेगी। तो ग्रेटर नोएडा प्लस लखनऊ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा और लखनऊ दोनों जगह यहाँ पर एरो सिटी बनने वाली है। लखनऊ में पहले बनेगी, यहाँ पे बाद में। तो इसको इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। लखनऊ और ग्रेटर नोएडा दोनों जगह बनने वाली, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एरो सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, एरो सिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हवाई अड्डे के पास बसाया जाता है इसको, तो उसी को हम लोग एरो सिटी बोल देते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि राज्य कुल कितने हवाई अड्डों के साथ 10 से अधिक प्रचालित यानी कि ऑपरेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे कुल मिलाकर 21 ऑपरेशनल एयरपोर्ट या एयर स्ट्रिप्स। तो इस तरीके से 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे। 10 से अधिक हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन जाएगा। वर्चुअल तौर पर 5 नवीन हवाई अड्डों का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था मार्च 2024 में। देश भर में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था, जिसमें 5 उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट में भी एक एक हवाई अड्डा इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना है आपको। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने शहरों को सौर शहरों यानी सोलर सिटीज़ के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? तो कुल मिलाकर 17 सोलर सिटीज़ उत्तर प्रदेश में बनेगा। पहला सोलर सिटी बन रहा है अयोध्या में। ठीक है, राज्य की पहली सोलर सिटी कहाँ बन रही है? अयोध्या में। और कुल मिलाकर 17 उत्तर प्रदेश सरकार बनाने वाली है। तो प्रमुख जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिटीज़ हैं और अयोध्या, वाराणसी मिलाकर के कुल मिलाकर के 17 शहरों में सोलर सिटीज़ यहाँ पे सेटअप की जाएंगी उत्तर प्रदेश में। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पारित किया है? विधेयक नंबर 1 पारित किया था लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स बिल 2024, जो कि अब एक्ट बन चुका है। लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर्स में काफ़ी ज़्यादा घटनाओं के बारे में आपने सुना होगा, खासकर नोएडा की जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे आपने देखा होगा कि अब लिफ्ट जो है क्रैश कर जाती है, काफ़ी सारे लोग घायल हो जाते हैं, कई बार लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एस्केलेटर्स और लिफ्ट इंस्टॉल नहीं की जा सकेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के प्रायर अप्रूवल के, बाकायदा मेंटेनेंस वगैरह देखना पड़ेगा, और जो एस्केलेटर लगाने वाली कंपनीज़ हैं उनको जिम्मेदार बनाया जाएगा।
कि वो रजिस्टर करें, रिन्यू करें और एस्केलेटर्स को मेंटेन भी करें। एस्केलेटर्स की चेकिंग होगी कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इसको भी पारित कर दिया गया है, तो दोनों ही यहाँ पे सही है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, उप लोकायुक्त और लोकायुक्त का जो टेन्योर होता है ना उत्तर प्रदेश में, जो 8 साल हुआ करता था, अब उसको फिर से 5 साल कर दिया गया है। 8 साल अब नहीं है, फिर से 5 साल हो गया है। 2012 में एक्ट लाया गया था, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हमने। 2012 में अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में, और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दिया था, और ये भी कर दिया था कि 8 साल के बाद भी बने रह सकते हैं, लेकिन अब फिर से इस टेन्योर को वापस 5 साल का कर दिया गया है। इसके बाद फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? कल्की धाम मंदिर बन रहा है संभल में, ऑप्शन नंबर ए संभल में। तो संभल में जो ये बन रहा है, ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, जिसके प्रेसिडेंट हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। 16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने माह के लिए राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज या एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 को लागू करने का काम किया था। एस्मा एक्ट आहूत किया गया था, 6 महीने के लिए लगा दिया गया उत्तर प्रदेश में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं वो स्ट्राइक नहीं कर सकते, उनको बैन किया जाता है, स्ट्राइक करने से रोका जाता है। तो एस्मा एक्ट में बेसिकली क्या है कि धारा 3 की उपधारा 1 में राज्य सरकार 6 महीने की अवधि के लिए हड़ताल पर रोक लगा सकती है। तो 6 मंथ के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ द्वारा जो प्रोटेस्ट और स्ट्राइक की जाती है उसको बैन किया जा सकता है, और एक और बार उसको 6 महीने से कम की अवधि के लिए अगर राज्य सरकार को लगता है तो बैन किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। बढ़ते हम लोग आगे। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन कर दिया। ये कहाँ पे स्थित है स्टेशन? स्टेशन आगरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। केंद्रीय उद्यम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में अपने 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन का सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे अवस्थित है? गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन जो अवस्थित है ये है कानपुर देहात में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी में अयोध्या, वाराणसी के घाट, हिमाचल प्रदेश के बाजार, ये सब का सेट लगाया जाएगा, ये सही है। और सेकंड है ग्रेटर नोएडा में ईडा जो बनाया जा रहा है यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। मेडिकल डिवाइस पार्क, इसमें गामा रेडिएशन सुविधा उपलब्ध होगी, ये तो कराई चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 1 और 2 बोथ करेक्ट। 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश ने कुल 42 मेडल इसमें जीते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। और किस पोजीशन पर रहा था उत्तर प्रदेश मेडल टैली में? 7वें नंबर पर। तो 11 गोल्ड उत्तर प्रदेश के, 13 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। फरवरी 2024 में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक कुल जीते हैं यहाँ पे 2, और टोटल मेडल की बात करें तो जीते हैं 3, एक सिल्वर भी जीता है, और इसमें भी उत्तर प्रदेश का स्थान 7th है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? मेडल टैली में 7th है। इसमें आर्मी यहाँ पे टॉप पर था, आर्मी की टीम फर्स्ट पे। और फिर जो है इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो तमिलनाडु में हुआ था, इसमें उत्तर प्रदेश अगेन 7th स्थान पर है, लेकिन मेडल कितने हैं? 42 हैं टोटल। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2023 से 25 जनवरी 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अपराधियों को कन्विक्ट किया गया, यानी कि उनको सजा दिलाई गई? तो सबसे ज़्यादा अपराधियों को सजा दिलाई गई थी बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बाराबंकी। इसके बाद उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश के चंबल अभयारण्य की सीमा में एक भारतीय ग्रे वुल्फ को देखा गया था। भारतीय ग्रे वुल्फ, इंडियन ग्रे वुल्फ को देखा गया था विद इन द रीजन्स ऑफ नेशनल चंबल सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश, तो ये सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा, ये भी सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए IIT रुड़की के साथ सहयोग स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश सरकार। बेव्यू प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट डेवलपर भूटानी ग्रुप, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला है इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो ग्रेटर नोएडा में बन रही उत्तर प्रदेश में, उसके डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा
डी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कोई है नहीं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। फिर अगला सवाल एक और स्टैटिस्टिक्स पे है। 2017-18 में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी महज 14.2% थी। 5 वर्षों में ये बढ़कर के 32.10% हो गई है। ये सही है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया फर्स्ट गंगा घाट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया था नमो घाट वाराणसी से। ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अगेन यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। सारे कथन यहाँ पे सही हैं तीनों। सही कथन का इसमें चयन करना है। जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। सही। अगला स्टेटमेंट है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के निगोही नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय के 200 से अधिक प्राचीन हथियार खोजे गए हैं। तो ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। अगला सवाल है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसेस टू पुअर अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर दो हैं, नोएडा है और गाजियाबाद है। दोनों ही शीर्ष पर हैं, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी है। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ने भी 98% लक्ष्य का टारगेट अपना पूरा कर लिया। 98% यहाँ पर काम हो चुका है और 14वें स्थान पर है कुल मिलाकर के। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की आपसे लॉन्च डेट पूछे तो आप सिंपली याद रखेंगे जून 2015। लेकिन अगर इसमें पूछे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाली कब शुरू हुई, तब भी इसका आंसर जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जब पूछे, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जब पूछे तब उसकी डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016, क्योंकि ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इंदिरा आवास योजना जो चल रही थी उसको रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल कहा जाने लगा था। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल कोई अलग से योजना नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई डिजिटल प्रारूप में मोबाइल पर देखने के लिए ऐप जो है किसने लॉन्च किया था? पहले तो ऐप का नाम है UPVS इंटेलिजेंट सर्च। यूपी विधानसभा इंटेलिजेंट सर्च को लॉन्च किया है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने। सिंपल बात है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन या फिर कोई सुविधा विधानसभा के लिए हो तो उसको विधानसभा के अध्यक्ष जी लॉन्च करते हैं। इस समय कौन है? श्री सतीश महाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, सतीश महाना। फरवरी 2024 में भारत का तीसरा और उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ शुरू किया गया? 40 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पावर प्लांट यहाँ पे शुरू किया गया है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी। और इसको NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और यूपी नेडा ने लीज पर लिया है एडमिनिस्ट्रेशन से इसको स्टैब्लिश करने के लिए। अगला सवाल है, पहला स्टेटमेंट इसका पढ़ेंगे, गलत कथन का चुनाव इसमें करना है। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली अशोक लीलैंड कंपनी ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला EV बैटरी प्लांट लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे पहले तमिलनाडु में ये कहा गया था कि ताइवान की एक कंपनी है वो EV प्लांट लगाएगी। तो अभी EV प्लांट कहीं लगा नहीं है। बात चल रही तमिलनाडु के लिए लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये गुजरात में लगने की बात कही जा रही है। अभी कहीं पे कुछ लगा नहीं है, तो ये स्पेकुलेशन और घोषणाएं इनको बस देखिएगा इस तरीके से कि कॉमर्शियल व्हीकल मेकर अशोक लीलैंड ने कहा था कि इंडिया फर्स्ट EV बैटरी प्लांट ये लगाएंगे उत्तर प्रदेश में। अभी लगाया नहीं गया है, तो अभी के लिए तो स्टेटमेंट सही है। आगे के देखते हैं क्या डेवलपमेंट इसमें होता है। तमिलनाडु वाला पहले खुलता है कि उत्तर प्रदेश वाला। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड परीक्षा दे रहे थे वो कंप्लेन कर सकते थे 112 हेल्पलाइन पर अगर उनकी स्टडी को हैम्पर किया जा रहा हो किसी नॉइस के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों कथन यहाँ पे करेक्ट हैं। फरवरी 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बन रहा है जेवर में, इसके पास आदि योगी शिव की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? आदि योगी शिव की 242 फीट की प्रतिमा यहाँ पे बनाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अब तक आदि योगी शिव की सबसे बड़ी स्टैचू बनी है कोयम्बटूर में, लेकिन उससे भी बड़ी स्टैचू यहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी नोएडा में। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी? ईशा फाउंडेशन के द्वारा। देश के दूसरे सेमीकंडक्टर पार्क के बारे में क्या सही है? यमुना अथॉरिटी एरिया यानी कि ईडा सिटी में देश का दूसरा सेमीकंडक्टर पार्क का निर्माण किया जाना है, सही। और ये कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी 80,000 करोड़ रुपए इंडिया सेकंड सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए। हम लोग जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो कौन सी? हीरनंदानी ग्रुप है, जिन्होंने हाइपर स्केल डेटा सेंटर लगाया था उत्तर प्रदेश में। वही हीरनंदानी समूह ने कहा 80,000 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करके इंडिया सेकंड सेमीकंडक्टर पार्क लगाएंगे।
यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी में 125 एकड़ की लैंड जो है ताइवानीज कंपनी टार्क को दी गई है, जो ये पार्क मतलब डेवलप करेगा, मतलब फैब्रिकेशन यूनिट वगैरह लगाएगा, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी जो है वो ताइवानीज कंपनी के पास है। हीरनंदानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और ये ताइवान की जो कंपनी है टार्क, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये इंडिया का सेकंड सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। अब इंडिया फर्स्ट हमेशा पता होना चाहिए आपको जब सेकंड की बात करेंगे। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या यूनिट कहाँ पे लगने जा रहा है? धोलेरा में, गुजरात में। धोलेरा गुजरात में। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ बन रहा है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में मरीजों को एयर एम्बुलेंस की सुविधा देने के लिए एयर एम्बुलेंस कंपनियों के साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा समझौता किया जाएगा। दूर दराज क्षेत्रों में यहाँ पर रोड एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस का प्रयास किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस क्या, बेसिकली हेलीकॉप्टर होगा और उसमें मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एम्बिशियस टारगेट सेटअप किया है कि मलेरिया को एलिमिनेट किया जाएगा 2027 तक। ये टारगेट गलत है, 2026 तक उत्तर प्रदेश सरकार एलिमिनेट करना चाहती है। भारत सरकार का लक्ष्य 2027 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? केवल एक यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित ऊर्जा पहल के हिसाब से, या फिर जो अपनी ग्रीन एनर्जी पॉलिसी अप्रूव की है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अप्रूव की है मार्च 2024 में, उसके हिसाब से कितना टारगेट रखा है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का पर ईयर? ग्रीन हाइड्रोजन 10 लाख टन पर ईयर जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश की नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के हिसाब से। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्रे हाइड्रोजन में, ब्लू हाइड्रोजन में, टर्कोइज हाइड्रोजन में, ग्रीन हाइड्रोजन में डिफरेंस यहाँ बताया, क्या अंतर होता है। बेसिकली प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पे अंतर हो जाता है सोर्स में। जैसे हम लोग स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग का प्रयोग या गैसिफिकेशन का प्रयोग करते हैं ग्रे हाइड्रोजन बनाने में, गैसिफिकेशन विद कार्बन कैप्चर का प्रयोग करते हैं ब्लू हाइड्रोजन में, पायरोलिसिस की टेक्निक का यूज़ करते हैं टर्कोइज हाइड्रोजन में, और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन में। तो ग्रीन हाइड्रोजन में जिस टेक्निक का प्रोड्यूस मतलब जो प्रोसेस यूज होती है प्रोडक्शन में, वो इलेक्ट्रोलिसिस का ध्यान रखिएगा। ग्रे हाइड्रोजन मीथेन या कोल को जला करके बनता है, ब्लू हाइड्रोजन मीथेन या कोल को जला करके बनता है, टर्कोइज हाइड्रोजन मीथेन को जला करके बनता है, कोल का प्रयोग नहीं होता है, और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चर में। ये अंतर है ग्रे, ब्लू, टर्कोइज और ग्रीन हाइड्रोजन में। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के संबंध में गलत कथन क्या है? उत्तर प्रदेश ने ईवी उपयोग पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। तो ईवी उपयोग, ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में उपयोग टर्म इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेटअप कर रखा है कि जितने व्हीकल्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा फेस्ड मैनर में 2030 में। जो छोटे छोटे विभाग हैं, कार्यालय हैं, जिसमें गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, बहुत सारा फ्यूल कंज्यूम करती हैं, उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म करने का उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर को जल योद्धा की कैटेगरी में सम्मानित किया था? नोएडा को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार के ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 6 श्रेणियों के तहत अनुदान राशि को 15,000 से बढ़ाकर कितना किया? 25,000 किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। और कैसे कैसे बढ़ाया है? जो 6 कैटेगरीज में मिलती है राशि, जैसे पहले 2,000 मिलती थी बच्ची के जन्म के समय, 5,000 मिला करेगी। पहले 1,000 वैक्सीन लगवाने के बाद मिलते थे, अब 2,000 मिला करेंगे। पहली क्लास में एडमिशन के लिए 2,000 मिलते थे, अब 3,000। छठी क्लास में एडमिशन के लिए 2,000 मिलते थे, अब 3,000। 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए पहले 3,000, अब 5,000। और 10वीं और 12वीं में एनरोल करने 10वीं और 12वीं के बाद डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल करने के लिए पहले 5 मिलते थे, अब 7,000 मिलेंगे। ये है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य किस अवधि के दौरान वाहन बिक्री में प्रथम स्थान पर रहा है? अक्टूबर दिसंबर 2023 में। ऑप्शन नंबर बी। वन अग्नि सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? 1 फेब 2024 से 7 फेब 2024 तक। आरबीआई द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्तियां सबसे अधिक थीं, ये सही। इसके बाद वाराणसी मंडल के बनारस रेलवे स्टेशन के यूटीएस काउंटर पर फेयर रिपीटर में यूपीआई से भुगतान करने की सुविधा सफलतापूर्वक शुरू की गई। मतलब यूपीआई से आप टिकट ले सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 22 फेब 2024 से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन किया गया था। इसमें निम्नलिखित में से किस देश को प्रीमियम भागीदार के रूप में चुना गया था? प्रीमियम भागीदार था, प्रीमियम पार्टनर, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश का पहला टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? गोंडा में। ऑप्शन नंबर ए, गोंडा में।
टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला स्टैब्लिश होगा गोंडा में। फेब 2024 में प्रधानमंत्री जी ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के चुने गए 4 यात्रियों का मतलब कह सकते हैं उनका खुलासा किया था, उनके नामों की घोषणा की थी। तो 4 में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है? शुभांशु शुक्ला और कह सकते हैं अंगद प्रताप, ये दोनों बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो अंगद प्रताप लखनऊ से हैं और शुभांशु शुक्ला जो हैं ये प्रयागराज से हैं। उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन कैसे है, इसमें कई सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जीडीपी में योगदान कितना है, महाराष्ट्र के बाद सेकंड पर है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर स्टेट है। इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, पीडीएफ में भी इसी वजह से हमने सब नोट करा के दे दिया है। मेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन कैसे है, सारे फैक्ट इसमें बताए गए हैं, इनको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, अच्छे से आप लोग इसका अवलोकन कर लीजिए। और इनको अभी ध्यान रखिए, जो भी कुछ इसमें अपडेट होगा वो आपको करंट अफेयर में बताया जाता रहेगा आगे।